छात्रों नमस्कार। आज हम दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिसको उलुग खां और फ़खरुद्दीन जूना खां भी कहते हैं। यह अपने पिता गयासुद्दीन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा और इसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। छात्रों, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तानों के बारे में हमने पढ़ा है, उन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है। कुछ इतिहासकार इसे विलक्षण बुद्धि का मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसे पागल कहते हैं। छात्रों, यह अपने समय से बहुत आगे था। इसने अपने शासनकाल में बहुत से नवाचारों पर काम किया। इसने बहुत सी नई नई योजनाएं चलाई, लेकिन उन योजनाओं में इसे असफलता मिली। कुछ कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि दूरदर्शिता नहीं थी इसमें, उसके कारण वो फेल रहा। कुछ इतिहासकार कहते हैं उसे अपने अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण से वह असफल रहा। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। सबसे पहले हम उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। छात्रों, मोहम्मद तुगलक का प्रारंभिक जीवन देखते हैं। मोहम्मद तुगलक तुगलक वंश का सबसे प्रतापी सुल्तान था, क्योंकि उसके शासनकाल में ही तुगलक साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था। वह गयासुद्दीन का सबसे बड़ा पुत्र था तथा उसके बचपन का नाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद जूना खां था। बाल्यकाल से ही उसका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था और उसने अपनी वीरता तथा बुद्धिमानी से अपने बाल्यकाल में ही अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी। पिता ने उसकी शिक्षा का भी यथोचित प्रबंध किया था। वह अन्य भाइयों से अधिक योग्य तथा प्रभावशाली था। खुसरो शाह ने उसे कुछ घोड़ों का अध्यक्ष नियुक्त किया था, परंतु अलाउद्दीन की भांति वह भी एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने की ठान ली थी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने अपने स्वामी खुसरो शाह के विरुद्ध षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया था और इसमें उसके पिता गाजी तुगलक ने उसका पूरा साथ दिया था। उस षड्यंत्र की सफलता पर जब उसका पिता गाजी तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना, तब उसे युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ दिनों बाद ही सुल्तान ने युवराज को उलुग खां की पदवी से सुशोभित किया। पिता के शासनकाल में वारंगल तथा जाजनगर को विजित कर उसने अपनी सैनिक दक्षता का परिचय दिया। अब छात्रों, हम थोड़ी बात करेंगे उसके राज्यारोहण की। मोहम्मद तुगलक शुरू से ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी होना उसके जीवन के प्रारंभ से ही झलकता है। अतः वह अपने पिता को भी अधिक दिनों तक सुल्तान के रूप में नहीं देख सकता था। वह गद्दी पाने को अति आतुर हो रहा था। अतः वारंगल के घेरे के समय जब उसके पिता के मरने की खबर पहुंची, तो पराजय से मिलने वाली अपकीर्ति की चिंता न कर वह घेरे को अधूरा छोड़कर दिल्ली आ पहुंचा। पिता को जीवित देख वह मन में बड़ा निराश हुआ। इस असफलता के उपरांत भी वह निरंतर पिता को यमलोक पहुंचाने की ताक में लगा रहा। यह अवसर उसे उस समय मिला जबकि सुल्तान बंगाल विजय कर लौट रहा था। सन 1325 ईस्वी में उसने अपने पिता का अफगानपुर में वध करवा दिया और इस दुर्घटना के 3 दिन बाद ही वह गद्दी पर आसीन हो गया। उसने अपने राज्यारोहण तुगलकाबाद में करवाया। वहाँ 40 दिन निवास कर वह दिल्ली को रवाना हो गया। दिल्ली के लाल किले वर्तमान नहीं
पुराना लाल किले में उसका राज्याभिषेक बड़े ठाट बाट से हुआ। उसके राज्याभिषेक के विषय में इतिहासकार बर्नी लिखता है, उसके नगर प्रवेश से पूर्व दिल्ली को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया, गुंबजें निर्मित की गई तथा मार्गों को सुंदर वस्त्रों से अलंकृत किया गया। सुल्तान बनने के उपलक्ष्य में राजधानी में ढोल बजाए गए। सुल्तान ने जनता में सोने चांदी की बिखेर की। इब्न बतूता ने सुल्तान के राज्यारोहण के विषय में कुछ विवरण नहीं दिया है। निज़ामुद्दीन अहमद, बदायूनी व फरिश्ता ने बर्नी के समान ही वर्णन किया है। इससे यह स्पष्ट है कि जूना खां बिना किसी विरोध के दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बन गया। जब वह गद्दी पर बैठा तो उसका कोई विरोध नहीं हुआ। आज तक हम देखते आ रहे थे, दिल्ली सल्तनत में जब भी कोई सुल्तान शासक बनता था, गद्दी पर बैठता था, तो राज्यारोहण के समय उसका विरोध होता था। लेकिन यह प्रथम सुल्तान था जिसका कोई विरोध नहीं हुआ। कई इतिहासकार इसे पितृहंता बताते हैं। वे कहते हैं कि उसने पिता का वध करवा कर दिल्ली का राज्य प्राप्त किया था। जूना खां की कीर्ति जनता में अच्छी नहीं थी। इसके अलावा उसके 3 भ्राता अभी जीवित थे, अतः उसके राज्यारोहण के समय विरोध होना संभावित था, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके कुछ कारण हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ा था। उसने अपने भाइयों को अपने पक्ष में कर लिया था। महमूद खां तो सुल्तान गयासुद्दीन के समय में ही अफ़गानपुर में मारा गया था। मसूद खां सौतेला भाई था। आगे जब उसने स्वतंत्र षड्यंत्र में भाग लिया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। मुबारक खां के योग्य होते हुए भी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे अमीर दाद का पद मिल गया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक वीर सैनिक था, अतः लोगों को आशा थी कि वह राज्य को सुरक्षित रखेगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सब भाइयों में अधिक योग्य तथा प्रतिभाशाली था। सुल्तान गयासुद्दीन ने उसे अपने काल में ही युवराज घोषित कर दिया था, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसलिए जनता ने और अमीरों ने उसका विरोध नहीं किया। लोगों को यह निश्चित रूप से ज्ञात भी नहीं था कि गयासुद्दीन का वध उसी ने करवाया है। दिल्ली के प्रभावशाली शेख निज़ामुद्दीन औलिया का उसे आशीर्वाद प्राप्त था। वो उनका शागिर्द था और वो निज़ामुद्दीन औलिया का जनता में भी बहुत प्रभाव था। निज़ामुद्दीन औलिया स्वयं चाहते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने। मोहम्मद बिन तुगलक ने धन लुटाकर तथा अमीरों को उच्च पद देकर अपने पक्ष में कर लिया। अब हम देखते हैं उसके शासन का महत्व क्या था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने पिता से एक विस्तृत साम्राज्य मिला था। मेहदी हुसैन का कहना है कि इतना विशाल साम्राज्य आज तक किसी तुर्क सुल्तान को अपने पिता से नहीं मिला था। विशाल साम्राज्य के अलावा उसे अपने पिता से धन का भरपूर कोष भी मिला था। कोष के विषय में इब्न बतूता लिखता है, गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद में एक प्रासाद बनवाया जिसकी ईंटें स्वर्ण से आवृत थी। उसके भीतर उसने बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह किया और एक सरोवर बनाया जिसमें कि स्वर्ण को पिघलाकर भरा गया था। विद्वान तथा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति होने के अलावा वह परिश्रमी भी था। जनता, अमीरों व विद्वानों की ओर से उसे कोई विरोध होने की आशा नहीं थी। अतः उस महत्वाकांक्षी युवक के मस्तिष्क में जो भी विचार आए उनको ही उसने क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उसने कुल 25 वर्ष तक शासन किया। शासन के प्रथम 10 वर्ष उसे शांति से बिताए, लेकिन अंत के 15 वर्ष विद्रोहों के वर्ष सिद्ध हुए। अतः
उसने अपने शासन के प्रथम 10 वर्षों में कई योजनाएं बनाई और उन्हें क्रियान्वित करने का भी पूरा प्रयत्न किया। अब हम देखेंगे उसके राजत्व का सिद्धांत क्या था, वो कौन से सिद्धांत थे, नीतियां थी, या आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो कैसा संविधान था जिसके आधार पर वो अपना राज्य चलाना चाहता था। तो उसके राजत्व सिद्धांत की नीतियों को देखते हैं। वह उत्तर तथा दक्षिण की पृथकता को समाप्त कर एकता स्थापित करना चाहता था। मध्य एशिया को विजित कर सिकंदर की भांति एक महान विजेता तथा सुलेमान की भांति एक प्रतिष्ठित शासक बनना चाहता था। वह भारत की अन्य देशों के साथ साथ चली आ रही राजनीतिक विलक्षणता को भी समाप्त करना चाहता था। धर्म के क्षेत्र में वह अपने को स्वतंत्र रखना चाहता था। अन्य धर्मों के प्रति भी वह सहिष्णु रहना चाहता था, और वह सहिष्णु था। वह हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था, और सबसे महत्वपूर्ण जो उसका सिद्धांत था वह था राज्य या सल्तनत में उच्च पदों पर नियुक्तियों में वह धर्म को प्राधान्यता न देकर योग्यता को महत्व देता था। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।